करते स्टार्ट। क्या पढ़ रहे थे कल? देखो, फीचर्स ऑफ सेंसस, उसमें क्या क्या लिखा था? वो हो गया था ना, यूनिवर्सैलिटी लिख लिया था। ठीक है, कल पढ़ रहे थे सेंसस। ठीक है, सेंसस में आई टोल्ड यू कंप्लीट इन्यूमरेशन होता है, हर किसी यूनिट को पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद आई टोल्ड यू सम फीचर्स, फीचर्स लाइक यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब हर कोई फीचर, हर कोई इंडिविजुअल यूनिट पढ़ा जाता है। सेकंड, आई टोल्ड यू अबाउट साइमल्टेनिटी, मतलब कि एक रेफरेंस पीरियड रखते हैं, उस रेफरेंस पीरियड को बेस मानते हैं और फिर सारा का सारा कंपैरिजन उसी के हिसाब से होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हुए थे। तीसरा पॉइंट क्या था? पीरियोडिसिटी, हर 10 साल के बाद, हर 15 साल के बाद सेंसस होता है। ठीक है, उसके बाद इट इज कंडक्टेड बाय, क्या लिखा था देखो, ठीक है, इतने हमने लिखे थे। एंड इट इज कंडक्टेड बाय रजिस्ट्रार जनरल वगैरह वो लिख लिया था हमने। ठीक है, एंड और क्या फीचर हो सकते हैं सेंसस के? मतलब पॉइंट ये है कि सेंसस के हमने 3-4 फीचर्स पढ़े थे, और क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ सेंसस? ओरिजिनलिटी, डेटा ओरिजिनल होता है सेंसस में, क्योंकि हर कोई यूनिट पढ़ते हैं तो होता क्या है? डेटा ओरिजिनल होता है। और कुछ और बताओ कि और क्या फीचर हो सकता है सेंसस का? सेंसस कहाँ कैलकुलेट किया जाता है? एक डिफाइंड एरिया में, वो बाउंड्री क्या होनी चाहिए? डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, सेंसस में जिस यूनिट को तुम पढ़ रहे हो, सपोज सोशो इकोनॉमिक सेंसस पढ़ रहे हो, मतलब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पढ़ रहे हो, यू नीड टू डिफाइन व्हाट इज इनकम, यू नीड टू क्लियरली डिफाइन व्हाट इज एक्सपेंडिचर, यू नीड टू क्लियरली डिफाइन व्हाट इज फैमिली, यू नीड टू क्लियरली डिफाइन व्हाट विल बी द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूँ? जिस चीज को तुम क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो ना, पहले उस चीज को क्लियरली क्या करो, एक्सप्लेन करो, ताकि कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए। पता चला मैं एक इन्यूमरेटर हूँ या इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैंने फैमिली में माना है कि एक्सटेंडेड फैमिली, कोई दूसरा इन्यूमरेटर है वो कहता है फैमिली मतलब क्या? मदर फादर और ब्रदर एंड सिस्टर, दैट इज इट, न्यूक्लियर फैमिली। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूँ? पॉइंट ये है कि मतलब ये कुछ फीचर्स है। पहला, जिस चीज को मेजर करोगे इन सेंसेस, मेक श्योर कि उस चीज को क्लियरली डिफाइन करोगे। ठीक है, दूसरा, जिस एरिया में सेंसस पॉपुलेशन को कैलकुलेट करोगे या किसी भी चीज को कैलकुलेट करोगे, मेक श्योर यू डिफाइन द बाउंड्रीज एज वेल, यानी किस एरिया में हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं, यू नीड टू डिफाइन द बाउंड्रीज। ठीक है, सिमिलरली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सेंसस इज कंडक्टेड बाय हुम? सेंसस इज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट, यानी इसको सपोर्टेड बाय, फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये कुछ इसके फीचर्स है। नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ सेंसस जिनसे मेरे को लगता है कि इस बार क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट इज व्हाट इज सिंक्रोनस एंड नॉन सिंक्रोनस सेंसस, एंड नेक्स्ट इज डी जोर एंड डी फैक्टो सेंसस। ठीक है, पहले ये सुनो, अब पहले सिंक्रोनस ही बताता हूँ। अच्छा, सेंसस सबसे पहले कब हुआ था? मतलब सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? 69 में। कब? 1948? अरे नहीं भाई, उससे पहले हुआ था, ब्रिटिश के टाइम हुआ था। 1871 या 72 सबसे पहले ये सेंसस हुआ था। ठीक है, इस सेंसस को, ये ब्रिटिश के टाइम हुआ था, मैं लिखवा दूंगा, बस सुनो।
ये ब्रिटिशर्स के टाइम हुआ था। और इस सेंसस में क्या मसला था कि इस सेंसस में इन्होंने डिफरेंट रेफरेंस डेट ली थी। जो रेफरेंस डेट थी वो क्या थी, वो डिफरेंट थी फॉर डिफरेंट एरिया। कुछ समझ मैं क्या कह रहा हूँ? जो सपोज फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो 2011 का जो सेंसस था उसका जो रेफरेंस डेट था दैट वाज व्हाट, दैट वाज मिडनाइट मार्च 1 2011। वो रेफरेंस डेट था। उससे पहले और मतलब 2001 से लेके 2011 का 2011 मार्च मिडनाइट का टाइम जितनी पॉपुलेशन में चेंजेस आई थी दैट वर कैलकुलेटेड बाय द सेंसस ऑफ 2011। उन 10 सालों में जितनी भी चेंजेस हुई थी वो किसने कैलकुलेट की थी, सेंसस 2011। अब ये जो पॉइंट है ना ये रेफरेंस डेट कहा जाता है, मिडनाइट ऑफ व्हाट, मार्च 1 2011, दैट इज सेड टू बी रेफरेंस पॉइंट। नाउ इस सेंसस में क्या हुआ था, डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट था। किसी के लिए मार्च 1 था, किसी के लिए अप्रैल 1 था, जिसकी वजह से इसमें इस फर्स्ट सेंसस में जितना भी डेटा कैलकुलेट हुआ था दैट कुड नॉट हैव बीन कंपेयर्ड। क्यों? क्योंकि रेफरेंस डेट क्या था, डिफरेंट था। जब रेफरेंस डेट अलग हो उसको कहते हैं नॉन सिंक्रोनस सेंसस। ठीक है, जब डिफरेंट एरिया में जो आप इंडिकेटर्स को क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो विद डिफरेंट रेफरेंस डेट, उसको क्या कहते हैं, नॉन सिंक्रोनस सेंसस। सिंक्रोनस सेंसस होता है कि भाई सारे एरिया के लिए एक ही क्या है, एक ही डेट है, दैट इज कॉल्ड बी सिंक्रोनस सेंसस। एंड आफ्टर 1881 उसके बाद जितने भी सेंसस हुए हैं, सेकेंड सेंसस था, इसके बाद जितने भी सेंसस हुए दैट हैव बीन सिंक्रोनस इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज डी जोर एंड डी फैक्टो। इंडिया में होता क्या है कि कोई भी माइग्रेंट वर्कर है, मैं ऐसे स्टोरी की तरह समझा दूंगा, कोई भी माइग्रेंट वर्कर है, काफी माइग्रेंट्स बिहार यूपी से यहाँ आते हैं काम करने के लिए। ठीक है, अभी सेंसस होगा तो सेंसस में यहाँ ये कहाँ पे कलेक्ट होंगे, इनका डेटा कहाँ कलेक्ट होगा, जहाँ ये रह रहे हैं या जहाँ माइग्रेट हो रहे हैं, जहाँ एक्चुअल में रह रहे हैं। इंडिया में वो सिस्टम फॉलो होता है। इंडिया में ये सिस्टम नहीं फॉलो होता है कि जहां लोग अभी एट द मोमेंट प्रेजेंट में है वहीं से उनका डेटा कलेक्ट करेंगे, ऐसा सिस्टम इंडिया में फॉलो नहीं होता। इंडिया में खाली वो सिस्टम होता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस का, कि जहां लोग रह रहे हैं ना, डज नॉट मैटर वो वहां से कहाँ गए हैं, वहां ऑब्वियसली कोई फैमिली मेंबर होगा जो क्या देता, जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा। आप प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। ठीक है, सिमिलरली देयर आर अदर मतलब टाइप्स, डिजिटल है या ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, एक होता है कंटिन्यूअस सेंसस, भी कभी कभार होता है रोलिंग सेंसस जिसे कहते हैं। रोलिंग सेंसस में कंटिन्यूअस डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसमें कोई भी क्या, कोई एक लैप्स पीरियड नहीं होता, कंटिन्यूसली फेज 1 होगा, फेज 2 होगा, फेज 3, वो चलता रहता है। ठीक है, अभी देखो क्या क्या लिखा था इसमें, फीचर्स में क्या क्या लिखा था, पहले इसको कंप्लीट करेंगे। यूनिवर्सैलिटी हो गया था, साइमल्टेनिटी हो गया था, पीरियोडिसिटी हो गया था, और इंडिविजुअल इन्यूमरेशन हो गया था या कंप्लीट इन्यूमरेशन। राइट, फिफ्थ पॉइंट, डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। इसमें लिखो census covers a clearly defined territory. Census covers a clearly defined territory. Census covers a clearly defined territory. Clearly defined territory. Boundaries are fixed in advance. Census covers a clearly defined territory. Boundaries are fixed in advance. Boundaries are fixed in advance. Next. Next feature लिखो, sixth one, uniformity of concepts and definitions. Uniformity of concepts and definitions. Uniformity of concepts and definitions. Next point, इसी में लिखो, यहाँ लिखो all the definitions and classifications, all the definitions and classifications that will be used in the census, all the concepts and definitions, all the concepts and definitions that will be used in census
या दैट आर यूज इन सेंसस, दैट आर यूज इन सेंसस, दैट आर यूज इन सेंसस और कॉमन इन नेचर, और कॉमन इन नेचर, or common in nature. This ensures or common in nature, full stop. This ensures comparability. This ensures comparability. This ensures what? Comparability. ठीक है. And last one लिखो. Extensive use of trained enumerators. Extensive use of trained enumerators. Extensive use of trained enumerators या investigators लिख दो. Both are synonymous in nature. Subtle difference है, बाद में पढ़ाऊंगा वो. ठीक है. अब देखो, इसका मैं थोड़ा बहुत रिवाइज भी करूंगा, एज वेल एज सैंपल भी दिखा दूंगा मैं. देखो, सेंसस में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सेंसस में सैंपल एरर नहीं होता. याद है ना, क्योंकि सारे के सारे यूनिट्स को पढ़ते हैं. बट सेंसस में क्या मिल सकता है? नॉन सैंपल एरर कैन बी देयर. नॉन सैंपल एरर का क्या मतलब है? डेटा कलेक्शन के टाइम मिस्टेक्स रहती है. ठीक है, इधर इधर फोकस करो. आई टोल्ड यू सेंसस में सैंपल एरर नहीं है. क्यों? क्योंकि सेंसस मतलब कंप्लीट इन्यूमरेशन, कोई भी यूनिट छोड़ा नहीं जाता. बट जब हम सेंसस के से क्या निकाले? एक सैंपल निकाले. ठीक है, सैंपल के रिजल्ट और पॉपुलेशन के रिजल्ट में एक डिविएशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सैंपल एरर. सैंपल एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज. ठीक है, कल भी बोला था, अगर पॉपुलेशन हेट्रोजिनस होगी तो बड़ा सैंपल ले लो, अगर पॉपुलेशन होमोजिनस होगी तो छोटा सैंपल ले लो. ठीक है, इतना सबको याद है. देखो अब नाउ सेंसस में होता क्या है कि सेंसस में आई टोल्ड यू जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो साइमल्टेनिटी है. इसी पे हम अभी देखेंगे, इसी पे टाइप भी है. साइमल्टेनिटी का मतलब है एक फिक्स्ड रेफरेंस डेट है. ठीक है, फिक्स्ड रेफरेंस डेट है. ये फिक्स रेफरेंस डेट क्यों है? इन ऑर्डर टू कंपेरिजन के लिए. अब देखो कैसे. फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्टिकुलर एरिया है. इस पर्टिकुलर एरिया में यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाउसेस. यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? नंबर ऑफ हाउसेस. ऑब्वियसली आप एक डेट रखोगे ना. फॉर एग्जाम्पल आज क्या? 1 दिसंबर 2015 या 2025. और इससे पहले जब हाउसिंग सेंसस हुआ था वो हुआ था 1 दिसंबर 2015 में सपोज. ठीक है, मतलब जब पहले सेंसस हुआ था उसकी रेफरेंस डेट क्या थी? 1 दिसंबर 2015. उसके बाद जो नया सेंसस होगा उसका रेफरेंस डेट क्या है? 1 दिसंबर 2025. अब ऑब्वियसली ये रेफरेंस डेट सबके लिए कॉमन होगी, इट कैन नॉट चेंज. अगर फॉर एग्जांपल और कोई एरिया ले लो, उसका रेफरेंस डेट पहला तो यही था 1 दिसंबर 2015. बट तुमने क्या किया? जो अब नया सेंसस है उसका रेफरेंस डेट रखा 1 दिसंबर 2026. कैन यू कंपेयर दीज टू फिगर्स नाउ? कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हें करना है क्या? तुम्हें एक रेफरेंस डेट लेके यू हैव टू सी द चेंजेस इन पॉपुलेशन, चेंजेस इन हाउसिंग. इस 10 सालों में ये जो रेफरेंस डेट है, कितने नंबर ऑफ हाउसेस बने, कुछ समझे? बट अगर आप यही रेफरेंस डेट को आप चेंज करोगे 1 दिसंबर 2025 से लेके 1 दिसंबर 2026, डोंट यू थिंक देयर विल बी मोर नंबर ऑफ हाउसेस दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड? कुछ समझे? मतलब डिफरेंट एरिया में आपने डिफरेंट रेफरेंस डेट ली है, और वहां देख रहे हो डेटा, वहां दिखने को मिलता है कि नंबर ऑफ हाउसेस हैव इंक्रीज्ड, वेरी मच इंक्रीज. भाई तुमने रेफरेंस डेट तो काफी बड़ी ली है ना, आपने रेफरेंस डेट तो कॉमन नहीं ली थी. दैट इज व्हाई इट इज सेड कि सेंसस में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है रेफरेंस डेट को फिक्स करना. आप रेफरेंस डेट को क्या रखोगे सच दैट कि आप इस रेफरेंस डेट में कॉमनैलिटी हो, हर किसी रीजन में यही रेफरेंस डेट हो, सच दैट यू कैन कंपेयर योर डेटा. एंड सेंसस का मतलब कंपैरिजन ऑफ डेटा, सच दैट यू कैन कंपेयर पॉपुलेशन फिगर्स बिटवीन स्टेट्स, यू कैन कंपेयर पॉपुलेशन फिगर्स बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स. उसमें कोई क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी रेफरेंस डेट पे कोई इशू नहीं होना चाहिए. एंड वन ऑफ द रीजन वाई सेंसस इज बीइंग कंडक्टेड इज बिकॉज, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया विल इंक्रीज. ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से जो लोकसभा में जो नंबर ऑफ सीट्स है ना, दैट विल ऑल्सो
दैट इज व्हेन नया पार्लियामेंट भी बनाया गया था। अब समझ गया? अब देखो मैं क्या कह रहा हूं। नाउ फॉर एग्जाम्पल यही अब मान के चलो, अब अगर रेफरेंस डेट डिफरेंट है, रेफरेंस डेट क्या है, डिफरेंट है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन सिंक्रोनस सेंसस। और नॉन सिंक्रोनस सेंसस मतलब नो कंपेरेबिलिटी। समझे? डेटा को हम क्या नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। सिंक्रोनस मतलब कंपेयर कर सकते क्योंकि एक फिक्स्ड रेफरेंस डेट है। ठीक है? नाउ राइट टाइप्स ऑफ सेंसस। टाइप्स ऑफ सेंसस। Right, first, on the basis of time of enumeration, on the basis of टाइम ऑफ इन्यूमरेशन, कब डेटा को कैलकुलेट किया जाता है, कब डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ इन्यूमरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ इन्यूमरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ इन्यूमरेशन। लिखो पहला सिंक्रोनस सेंसस, सिंक्रोनस सेंसस, सिंक्रोनस सेंसस, सिंक्रोनस सेंसस, सिंक्रोनस सेंसस। इसमें लिखो इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन अ सिंगल रेफरेंस डेट, enumeration of population on a single reference date, enumeration of population on a single reference date, enumeration of population on a single reference date, enumeration of population on a single reference date. Second point, ensures uniformity and comparability, ensures uniformity and comparability, ensures uniformity and comparability। ठीक है? अब इसमें लिखो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया ensures uniformity and comparability, first synchronous census in India, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया कब हुआ था? 1881, 1881। ठीक है? 1881। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल सेंसस 2011 रेफरेंस डेट वॉज, फॉर एग्जाम्पल सेंसस 2011 रेफरेंस डेट वॉज, रेफरेंस डेट वॉज, देखो 00 मिडनाइट है, मिडनाइट जब AM स्टार्ट होता है। ठीक है? 12 के बाद, हाँ 12 PM के बाद AM स्टार्ट होगा। जब वो एक रहता है, एक रहता है ना, एक जहां से टाइम स्टार्ट होता है, देखा है ना कभी? देखा ना, 0 है, 000। अगर 24 आवर्स में कैलकुलेट करोगे इसका मतलब मिडनाइट। ठीक है? जहां से AM स्टार्ट होगा वो रेफरेंस डेट था। क्या लिखा? तो सेंसस 2011 रेफरेंस डेट वॉज 00, फिर यही डाल दो, कोलन डाल दो, फिर लिखो 00 आवर्स, ऐसे लिख दो 00:00 आवर्स, कॉमा 1 मार्च 2011, 1 मार्च 2011। अंडरलाइन इट, दिस कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि सेंसस 2011 का क्या रेफरेंस डेट था। तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है? जो सेंसस होगा ये वाला, इसका रेफरेंस डेट क्या होगा? ठीक है? ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। जो सेंसस 2027 में जिसका फिगर्स आएंगे उसका रेफरेंस डेट क्या है? ठीक है? राइट, नेक्स्ट, नॉन सिंक्रोनस सेंसस, नॉन सिंक्रोनस सेंसस, नॉन सिंक्रोनस सेंसस, नॉन सिंक्रोनस सेंसस। लिखो इन्यूमरेशन कंडक्टेड, इन्यूमरेशन कंडक्टेड at different times in different regions, enumeration conducted at different times in different regions, enumeration conducted at different times in different regions. Next point,
From this, data cannot be compared. From this type of census, data cannot be compared. From this type of census, data cannot be compared. Next point, example लिखो, census 1872. Census 1872. ठीक है, आई गेस लॉर्ड मेयो था गवर्नर जनरल. यही लिख दो खाली, सेंसस 1872. इसके बाद लिखो फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया. फर्स्ट एंड ओनली, यही लिख दो, फर्स्ट एंड ओनली नॉन सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया. फर्स्ट एंड ओनली नॉन सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया. हवाई सामिस व्हाट इज सिंक्रोनस एंड नॉन सिंक्रोनस. अब लिखो नेक्स्ट टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज. ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज. ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज. ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज लिखो डीजोर सेंसस. DEJURE, डी फैक्टो है डीजोर. डीजोर सेंसस. डीजोर सेंसस या तो डीजोर होगा या तो डी फैक्टो होगा. डीजोर सेंसस. देखो इसमें होता है क्या, डीजोर सेंसस में क्या होता है, या तो पहले एक लाइन लिखो फिर मैं समझा दूंगा. लिखो पर्सन्स काउंटेड एट देयर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस. persons counted at their usual place of residence. Persons counted at their usual place of residence. At their usual place of residence. इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, at their usual place of residence. It is most accurate for planning and policy. 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 India follows this system. India follows this system. India follows this system. ठीक है. Example. Example. A migrant worker is counted in his native village. For example, a migrant worker is counted in his native village. जहाँ वो रह रहा है, in his native village, जहाँ से वो है एक्चुअल में, in his native village, comma not workplace, comma not workplace, comma not workplace. Now write de facto census. De facto census. De facto census. De facto census. Persons counted where they are found on census day. Persons counted where they are found on census day. Persons counted where they are founded on census day. On census day. Persons counted where they are founded on census day. Useful for short-term population presence. Useful for short-term population presence. Presence. Use for short-term population presence. ठीक है, इतना काफी. आप देखो बोर्ड की ओर. देखो इंडिया में इंटरनल माइग्रेशन काफी होती है. इंटरनल माइग्रेशन मतलब विद इन कंट्री काफी होती है. ठीक है, विद इन कंट्री काफी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल यू नो इंडिया में कुछ, ये ब्रॉड पिक्चर दे रहा हूं मैं, ये फिर से आएगा. इंडिया में कुछ स्टेट्स है यूपी एंड बिहार जहां पे पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा एंड पॉपुलेशन इज एक्सपेंडिंग. एक्सपेंडिंग मतलब बढ़ रही है. ऑन एन एवरेज यहां पे जो फर्टिलिटी रेट है दैट इज अराउंड 3, 4, 5. मतलब ऑन एन एवरेज ए वुमन गिव्स बर्थ टू 2, 3, 4 या 5 चिल्ड्रन. ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू साउदर्न स्टेट्स, व्हेन इट कम्स टू व्हाट
साउदर्न स्टेट्स, साउदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्लाइन, कम हो रही है, दिन ब दिन कम हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हो गया है। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसको रिप्लेस करने के लिए ऑन एन एवरेज वुमेन को कितने चिल्ड्रंस को बर्थ देना पड़ेगा, दैट इज ऑन एन एवरेज 2। वो जो कैंपेन चलता था हम दो हमारे दो, वो यही है, ठीक है। जो पॉपुलेशन है उसको रिप्लेस करेगी न्यू जनरेशन, सच दैट की पॉपुलेशन ना ही कॉन्ट्रैक्ट होगी ना ही एक्सपेंड होगी, ठीक है। बट इन स्टेट्स लाइक व्हाट, केरला, इन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग मतलब वहां लेबर फोर्स कम होगा। अगर वहां लेबर फोर्स कम होगा, इन दी स्टेट्स लेबर फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट इज वाई यू सी व्हाट, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वर्कर्स ट्रेवल फ्रॉम यूपी एंड बिहार टू दोज प्लेस, टू विच प्लेसेस, टू द साउदर्न स्टेट्स, बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ लेबर इन दी स्टेट्स, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि यहां पे सपोज मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझाऊंगा, कोई भी लेबर है, ठीक है, जो यूपी में रह रहा है, यूपी में किसी शहर में रह रहा है, नाउ ही इज माइग्रेटिंग टू व्हाट, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु, ठीक है। अब उसका जो राशन कार्ड होगा वो कहाँ रजिस्टर्ड होगा, यूपी में, क्योंकि राशन कार्ड में हम क्या रखते हैं, राशन कार्ड में जहां पर रह रहे हो ना, एग्जैक्टली रेजिडेंशियल एड्रेस है। दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो लॉन्च्ड ए स्कीम नोन एज वन नेशन वन राशन कार्ड, ताकि राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी हो, क्या हो, पोर्टेबिलिटी, सच दैट कि आप अपना कार्ड लेके कहीं से भी राशन ले सकते हो। अभी क्या हो रहा था, जहां पर रह रहे हो खाली वहां आपके उस राशन कार्ड में ही आपको क्या मिलेगा, राशन मिलेगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस स्कीम देयर इज नाउ व्हाट, पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स, मतलब तुम राशन कार्ड लेके कहीं से भी क्या कर सकते हो, राशन को खरीद सकते हो। पॉइंट देखो क्या है, इन स्टेट्स लाइक J&K ऑल्सो जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी बहुत कम है, दैट इज अराउंड 1। कुछ समझे, यहां पर भी पॉपुलेशन क्या हो रही है, स्लोली कम हो रही है। नाउ ऑब्वियसली यू नीड व्हाट, अ गुड चंक ऑफ लेबर फोर्स, दैट इज व्हाई यू सी व्हाट, यूपी एंड बिहार से काफी ज्यादा वर्कर्स कहाँ आ रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर है, एक फैक्टर ये भी है, ठीक ना। तुम्हें क्या समझना है, वो ये समझना है, देयर आर ऑलवेज 2 फैक्टर्स, वन इज कॉल्ड पुश फैक्टर, वन इज कॉल्ड पुल फैक्टर। माइग्रेशन के केस में, इंडिया में माइग्रेशन के केस में 2 फैक्टर है, एक पुश फैक्टर, एक पुल फैक्टर है। पुश मतलब जो आपको कह रहा है कि यहां से निकलो, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ए पर्सन माइग्रेट्स फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, ऐसा क्या है प्लेस ए में जिसकी वजह से वो यहां से निकल गया, सो क्या एग्जैक्टली, वहां काम नहीं होगा, वहां आपके एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होंगे, हेल्थ फैसिलिटी नहीं होंगे, ऐसी फैसिलिटी वहां अवेलेबल नहीं होगी। दैट इज वे अ पर्सन इज फोर्स टू डू व्हाट, टू माइग्रेट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। प्लेस बी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज पुल फैक्टर। वहां क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा और बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लेस ए है ये इसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, इसका क्या ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस, और ये जगह यहाँ पे ये वर्क करने के लिए आ रहा है, ठीक है। जब भी सेंसस कैलकुलेट होता है, जब भी सेंसस में हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये रखते हैं दिमाग में, ये डीजोर, डीजोर का मतलब है जहां वो रह रहा था वहां पे उसके अगर कुछ, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मेल वर्कफोर्स माइग्रेट करता है, फीमेल वर्कफोर्स स्टेज एट व्हाट, घर पे ही रहता है। तो अगर सेंसस कोई इन्वेस्टिगेटर होगा, कोई इन्यूमरेटर होगा, वो वहां घर जाएगा, फिर वो लेडी से इंफॉर्मेशन लेता है। अब ऑब्वियसली बात है ना, जब यहां सेंसस होगा वर्क प्लेस में, यहां उसका कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं होगा, नो वन विल गो टू द माइग्रेंट वर्कर, लुक गिव मी द डेटा, क्योंकि वो ऑलरेडी कहां काउंटेड है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस में, नेटिव विलेज में। अदरवाइज इट विल लीड टू डबल काउंटिंग, जो तुम डबल आउट काउंटिंग तुम्हें पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में, यहां पर भी वही डबल काउंटिंग हो जाती है। एंड इट विल शो व्हाट, जो पॉपुलेशन के फिगर है दैट विल बी व्हाट, एक्सप्लोडेड हो जाएंगे वो। दैट इज वाई इट इज सेड कि इंडिया में डीजोर सिस्टम फॉलो होता है, खाली प्लेस ऑफ रेजिडेंस का ही डेटा कैलकुलेट होता है, प्लेस ऑफ वर्क का डेटा कैलकुलेट नहीं करता है। आवा समझ, ये आइडिया सबको समझ में आया, ठीक है। राइट, नेक्स्ट। और याद रखना है इंडिया में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता था, अभी भी हो रहा है, रूरल टू व्हाट, अर्बन। स्लोली एंड स्लोली यू विल सी अर्बन टू रूरल काफी होगा, बिकॉज व्हाट, अर्बन प्लेसेस क्या हो रहे हैं, कंजेस्टेड हो रही है। अर्बन प्लेसेस वो पोल्यूशन की वजह से दे आर नॉट सूटेबल नहीं है, वो हैबिटेबल नहीं हो। दैट इज ए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल सी कि एक अगर सिटी है ना, सिटी के जो सबर्बन एरिया है,
मतलब उसकी जो बाउंड्रीज एरिया है वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं अब, रादर देन 20 सिटी में, और वो ट्रैवल करने के लिए आते हैं फिर। कुछ समझे? दैट इज़ व्हाई यू सी दिल्ली का जो सेंटर है ना, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रह रहे, गुड़गांव में रह रहे हैं, उसके आउटस्कर्ट्स में रह रहे, मेट्रो से यूज़ करके फिर वो सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, दैट इज वाई पीपल आर ट्राइंग टू डू व्हाट, दैट्स वाई रूरल रूरल माइग्रेशन भी होती है इंडिया में, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन भी होती है, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होती है, बट यही दो डोमिनेट करते हैं, रूरल टू अर्बन टू रूरल। ठीक है, रूरल टू रूरल भी किसी हद तक डोमिनेट करता है। आवाज समझ गया? ठीक है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट जी आप इसमें लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, on the basis of method of data collection, on the basis of method of data collection, on the basis of method of data collection, right? Door to door census, on the basis of method of data collection, door to door census, first is door to door, या इसका नाम है दूसरा ट्रेडिशनल सेंसस, डोर टू डोर सेंसस और ट्रेडिशनल सेंसस। इसमें लिखो, इन्यूमरेटर विजिट्स ईच हाउस होल्ड, इन्यूमरेटर विजिट्स ईच हाउस होल्ड, इन्यूमरेटर विजिट्स ईच हाउस होल्ड। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, डिजिटल सेंसस, डिजिटल सेंसस और ई सेंसस, ये काफी ज्यादा यूज भी होगा इस वाली सेंसस में। डिजिटल सेंसस और ई सेंसस, इंटरनेट बेस्ड सेंसस, या इसमें लिखो ई सेंसस में, डिजिटल सेंसस में यूज ऑफ मोबाइल एप्स, टैबलेट्स एंड ऑनलाइन सेल्फ इन्यूमरेशन, यूज ऑफ मोबाइल एप्स, टैबलेट्स एंड ऑनलाइन सेल्फ इन्यूमरेशन, and online self enumeration, and online self enumeration, and online self enumeration. Next point, it can complement door to door census, it can complement door to door census। इसका मतलब बताओ ये क्या सेंटेंस है? मतलब नहीं, वो नहीं, इस पॉइंट का क्या मतलब है? इट कैन कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर मैं ये कहूं, क्या इंडिया में जो सेंसस होगा, डिजिटल सेंसस होगा, ई सेंसस मान के चलता है, कैन ई सेंसस सब्सटीट्यूट डोर टू डोर सेंसस? बट मसला क्या इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन है ना, सेल्फ खुद इन्यूमरेट करना पड़ता है। नाउ डोंट यू थिंक अगर सेल्फ इन्यूमरेशन हुआ, डू यू थिंक तुम्हारे पास एक्यूरेट डेटा होगा? नहीं होगा ना। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि डोर टू डोर सेंसस करना पड़ेगा। डिजिटल सेंसस भी करो, ठीक है, जिन जिन एरियाज में आप क्या नहीं कर सकते, पहुंच नहीं सकते, वहां में भी क्या करो, डिजिटल। बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि तुम वहां पे क्या, वहां इन्यूमरेटर भी जाए, ताकि वो लोगों को बोले कि लुक यू हैव टू सेल्फ इन्यूमरेट योरसेल्फ। कहने का ये मतलब है कि इंडिया में डिजिटल सेंसस जो है वो सब्सटीट्यूट नहीं है किसका, डोर टू डोर सेंसस का। यू कैन नॉट अवॉइड इट, आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इट कैन कॉम्प्लीमेंट इट, इट कैन सपोर्ट इट। डोर टू डोर सेंसस को इट कैन जस्ट सपोर्ट इट कैन नॉट सब्सटीट्यूट इट। हवाई आइडिया समझ? मतलब हम कल को हम ये नहीं कह सकते कि डोर टू डोर सेंसस को बंद कर दो, अब हम सारी के सारी क्या हो जाए। हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म डिजिटल डिवाइड? डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड मतलब फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट पेनिट्रेशन हर जगह है नहीं। दूसरी बात, हर जगह हर कोई बंदा इतना एजुकेटेड नहीं है वो इंटरनेट को यूज करके खुद को क्या करे, इन्यूमरेट करे। ठीक है, समझे? तो इसका मतलब इट कैन डू व्हाट, इट कैन ओनली कॉम्प्लीमेंट, इट कैन नॉट सब्सटीट्यूट डोर टू डोर सेंसस। आवाज समझिए थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइट। नेक्स्ट इसमें खाली अब ये लिखो, टर्म्स लिखो हाउसिंग सेंसस, हाउसिंग सेंसस, हाउसिंग सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस, एग्रीकल्चरल सेंसस,
agricultural census, or also some other types of 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 census. ठीक है, or also some other types of census. Now right now sampling. पहले तो ये बना दो, लिखो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग लिखो। पहला रैंडम सैम्पलिंग ऐसे बना दो, पहले रैंडम सैम्पलिंग। एक्चुअल में इसमें दो कैटेगरीज है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी। पहले हम सारे लिखते हैं। सेकंड लिख दो पर्पजिव सैम्पलिंग। ये सारे टाइप्स पढ़ने हैं और इनके मेरिट एज वेल एज डिमेरिट। थर्ड वन इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। फोर्थ वन इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फिफ्थ वन इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड कोटा सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग। थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशन पे ही आएगा। रैंडम सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा, कन्वीनियंस एंड स्नोबॉल इज द लास्ट। ठीक है। नाउ राइट एक चीज लिखो, एसेंशियल्स ऑफ अ सैंपल। एसेंशियल्स ऑफ अ सैंपल। एसेंशियल्स ऑफ अ सैंपल। सैंपल में क्या होना चाहिए? और बेसिक रिक्विजिट या बेसिक रिक्वायरमेंट्स लिख दो ऑफ अ सैंपल। ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सैंपल। एसेंशियल्स ऑफ अ सैंपल या बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ सैंपल में क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब बताओ, तुम लोग बताओ, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सैंपल। फीचर्स भी लिख दो साइड में। फीचर्स ऑफ अ सैंपल, जैसे हमने फीचर्स ऑफ सेंसस पढ़े, सिमिलरली देयर आर सम फीचर्स ऑफ व्हाट, सैंपल। अब बताओ क्या क्या फीचर होना चाहिए। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से क्या ले रहे हो, सैंपल। सैंपल में क्या फीचर होना चाहिए, गुड। पहला होना चाहिए कि सैंपल अच्छा रिप्रेजेंट किसका होना चाहिए, और बताओ, बस गए बैटरी डाउन। हाँ, होमोजीनस, किसमें होमोजीनस होना चाहिए, इससे मिलना चाहिए, ठीक है। और कुछ, वही रिप्रेजेंटेशन ही होगा। और बताओ, रिजल्ट्स रिलायबल होने चाहिए। और बताओ, यानी सैंपल में क्या फीचर होने, जैसे तुमने पॉपुलेशन में पढ़े, यूनिवर्सैलिटी पढ़ा, साइमल्टेनिटी पढ़े ना, फीचर पीरियोडिसिटी पढ़ा। सिमिलरली सैंपल में क्या क्या फीचर होने चाहिए। पहला सैंपल में पहला फीचर है रिप्रेजेंटेशन। सैंपल मस्ट प्रॉपरली रिप्रेजेंट व्हाट, पॉपुलेशन। पहला तो ये है। दूसरा इज व्हाट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि यहां सैंपल में अगर कोई भी यूनिट सिलेक्ट कर रहे हो, पॉपुलेशन से अगर कोई भी यूनिट को क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब वो यूनिट डोमिनेट नहीं करना चाहिए पॉपुलेशन के, सॉरी, सैंपल के रिजल्ट्स को। एक एक करके मैं सारे समझा दूंगा। थर्ड फीचर इज व्हाट, थर्ड फीचर इज इंडिपेंडेंस या होमोजिनिटी। होमोजिनिटी इज अ थर्ड फीचर। होमोजिनिटी का मतलब अगर इस पॉपुलेशन से 2 या 3 सैंपल ले रहे हो तुम, एक ही पॉपुलेशन है, 2 या 3 क्या ले रहे हो, उनके जो रिजल्ट्स होंगे
डिफरेंट डिफरेंट सैंपल के जो रिजल्ट्स होंगे दैट मस्ट नॉट डिविएट मच। अगर डिविएट हो रहा ना, इसका मतलब जो तुमने सैंपल लिया था वो ट्रूली किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, पॉपुलेशन को। ऐसे कुछ फीचर्स है ऑफ अ सैंपल। आवाज समझ गए? फर्स्ट वन इज राइट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। इसमें लिखो अ सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट all the characteristics of the universe or population. A sample must represent all the characteristics of the universe. All the characteristics of the universe. A sample must represent all the characteristics of the population or universe. ठीक है? अब इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल एक एक करके मैं समझा दूंगा। देखो फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ बच्चे जिनने मैथ्स लिया है, कुछ बच्चे ऐसे जिनने साइंस लिया है। ठीक है, मैथ्स के बच्चे टोटल में 50 है, इसके बच्चे टोटल में 10 है। गुड। नाउ ये पॉपुलेशन है, ये सारा का सारा आपके पास पॉपुलेशन की फिगर है। ठीक है, अब इससे एक क्या लेना है, एक सैंपल लेना है। अब सैंपल में डू टू थिंक अगर मैथ्स के बच्चे काफी ज्यादा है, आपके सैंपल में भी किसके बच्चे ज्यादा होने चाहिए, मैथ्स के। कम से कम बच्चे किसके होने चाहिए, साइंस के। पता चला साइंस के ज्यादा बच्चे हैं, मैथ्स के कम बच्चे हैं, सैंपल तुम्हें बेटर रिजल्ट देगा, नहीं देगा ना। यही होता है रैंडम सैंपलिंग में। अब देखो फॉर एग्जांपल यहां पे टोटल में कितने बच्चे हैं, 60। हर किसी के कितने चांसेस है आने के, 1/60 ना। कभी कभार क्या होगा, रैंडम सैंपलिंग कैसे होती है, 60 बच्चे होंगे, मैं 60 नंबर लिखूंगा, एक पॉट में डालूंगा, एक स्लिप उठाऊंगा, जो भी नंबर आएगा उस बच्चे को सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर मेरे को सिलेक्ट करने 10 बच्चे, ठीक है, कितने बच्चे सिलेक्ट करने हैं, 10 बच्चे सिलेक्ट करना है। अब मैं क्या उठा रहा हूँ, ये स्लिप्स उठा रहा हूँ, और मेरे को पता चली कि मेरी 10 सैंपल में से 8 मैथ्स के बच्चे आए, 2 किसके आए, साइंस के बच्चे। डोंट यू थिंक इट मोर और लेस रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन, है ना, मोर और लेस इट रिप्रेजेंट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन या फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन। बट कभी कभार ऐसी भी स्लिपें निकलेंगी जिसमें सारे के सारे बच्चे क्या होंगे, खाली साइंस के हो सकते हैं, या सारे के सारे किसके हो सकते हैं, मैथ्स के। उस टाइम पे नहीं करेगा ना। तो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार रैंडम सैंपलिंग में यही इशू है। रैंडम सैंपलिंग में क्या इशू है, मतलब जो तुम सैंपल ले रहे हो ना, जो ट्रूली किसको रिप्रेजेंट करे, पॉपुलेशन को, कभी कभार एक ही वेरिएबल डोमिनेट करेगा, एक ही फीचर काफी ज्यादा डोमिनेट करेगा। यू नीड टू मेक श्योर कि तुम फिर से वो सैंपल ले लो सच दैट कि ये प्रॉपरली किसको रिफ्लेक्ट करे, पॉपुलेशन को। आइडिया आवा क्या सम क्या सुना, मतलब कि कोई भी एक फीचर दैट मस्ट नॉट डोमिनेट योर सैंपल। हमें पता है इसकी डोमिनेंस है, मैथ्स की डोमिनेंस है, तो भाई वो इस सैंपल में भी तो रिफ्लेक्ट हो रही है। इस सैंपल में कितने बच्चे आए थे, 8 बच्चे आए थे, तो मोर और लेस इट रिप्रेजेंट्स। अगर साइंस के काफी कम बच्चे, वो भी तो यहां रिप्रेजेंट हो रहा है। आइडिया क्या समझ, इसका मतलब सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी यहां फीचर होगा वो आपके सैंपल में क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंट। नहीं होगा तो आपका सैंपल बेटर रिजल्ट। पॉइंट ये है, लिखो इसमें इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन it is possible only when each unit of the universe it is only possible when each unit of the universe stands equal chances. It is possible only when each unit of the universe stands equal chances of being selected in the sample. It is possible only when each unit of the universe stands equal chances of being selected in the sample. ठीक है, ये पहला फीचर है रिप्रेजेंटेशन, राइट। सेकंड फीचर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट का, अच्छा क्या मतलब होगा इसका इंडिपेंडेंट का, गेस करो, कुछ भी लगा दो गेस। नहीं, और कुछ,
इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होगा? मतलब अगर आपने कोई भी सैंपल में कोई भी यूनिट लिया ना, कोई भी सैंपल में क्या लिया, कोई भी यूनिट लिया, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपको पॉपुलेशन से और एक यूनिट लेना पड़ेगा तभी पहले वाले यूनिट की रिप्रेजेंटेशन होगी. ऑल यूनिट्स ऑफ अ सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. All units of a sample must be independent of each other. Full stop. In other words, inclusion of one item in the sample in other words, inclusion of one item in the sample should not be dependent upon the all units of a sample must be independent of each other. In other words, inclusion of one item in the sample should not be dependent upon the inclusion of some other items of the universe. Should not be dependent upon the inclusion of some other items of the universe. पढ़ो जरा, पढ़ो इसको, देखो मैं क्या कह रहा था. In other words, inclusion of one item in the sample should not be dependent upon the inclusion of some other items of the universe. Just because आपने क्या किया, कोई यूनिट रखा किसमें, you should not get forced to select another. मतलब एक का एक सैंपल उठाने की वजह से आपका दूसरा जो सैंपल जो आप लोगे ना, आपको तभी पहले मतलब फोर्सफुली आप फोर्स नहीं होने चाहिए कि आपको पहला सैंपल तभी उठाना है जब तक कि आप कौन सा सैंपल नहीं उठाओगे, दूसरा नहीं उठाओगे. आवाज समझ गया? पढ़ो इस लाइन को, पढ़ो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं. आओ समझ, ये समझ में आया ना, ये फीचर क्या है, राइट. थर्ड वन, होमोजिनिटी. होमोजिनिटी, होमोजिनिटी, होमोजिनिटी. इसमें लिखो if more than one sample are selected from the universe, if more than one sample are selected from a universe, if more than one sample are selected from a universe, the sample results must be homogeneous. The sample results must be homogeneous. The sample results must be homogeneous. The sample results must be what? Homogeneous. For example, देखो, अगर ये पॉपुलेशन है, इससे कितने सैंपल लिए, 3 सैंपल लिए. इसका मीन आया 18, इसका मीन आया 17, इसका मीन आया 19. ठीक है. डोंट यू थिंक रिजल्ट्स क्या है, मतलब मोर और लेस क्या है, सिमिलर ही है ना, सेम ही है, मोर और लेस सेम. दैट इज होमोजेनस. सैंपल होमोजेनस नहीं होना चाहिए, रिमेंबर दिस. सैंपल के रिजल्ट्स होमोजेनस चाहिए, समझे. जो सैंपल, जितने भी सैंपल लोगे उनका जो रिजल्ट होगा, जितने भी मीन, मोड, मीडियन, मोर और लेस, हर किसी सैंपल के क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं हो सकते, सिमिलर होने चाहिए. ज्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए. पता चला इसका जो मीन है, इसका मीन 10 निकला, इसका मतलब ये जो सैंपल होगा, हाँ, और एक सैंपल ले रहे हो S4, उसका मीन आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 20. इसका मतलब डोंट थिंक ये जो ये 3 सैंपल है इनका जो रिजल्ट है मोर और लेस क्या है, बट इसका क्या आ रहा है, टोटली डिफरेंट. इट मीन्स यू हैव टू अवॉइड दिस सैंपल, डू नॉट टेक दिस सैंपल. आवाज समझ गया? मतलब सैंपल के यूनिट्स होमोजेनस नहीं चाहिए, सैंपल के रिजल्ट्स होमोजेनस चाहिए. देखो पढ़ के देखो एक बार क्या लिखा है. इफ मोर देन वन सैंपल आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ यूनिवर्स, दीज सैंपल शुड बी व्हाट, होमोजेनस टू ईच अदर. ठीक है. दीज क्या लिखा, दीज सैंपल्स रिजल्ट शुड बी व्हाट, homogeneous to each other. आवाज समझ गए? Sample results must be homogeneous to each other. Right, last one, last feature. Adequacy. 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 The number of items in the sample should be fairly adequate. The number of items in the sample should be fairly adequate. Should be fairly adequate.
so that reliable conclusions are drawn. So that reliable conclusions are drawn. So that reliable conclusions are drawn. Covering the characteristics of the universe as a whole. The number of items in the sample should be fairly adequate so that reliable conclusions are drawn. So that reliable conclusions are drawn. Covering the characteristics of the universe. Covering the characteristics of the universe as a whole. Covering the characteristics of the universe as a whole. Covering the characteristics of the universe as a whole. Covering the characteristics of the universe as a whole. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें इस पॉपुलेशन में 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स है, आइटम्स है, कितना बड़ा सैंपल लोगे? कम से कम 10 20। पता चला तुमने 2 आइटम लिए, तो उससे तुम्हें कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं होंगे कि इस पॉपुलेशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एडिक्वेसी मतलब जितने सैंपल आइटम्स लोगे इनफ ले लो, सफिशिएंट ले लो, ताकि जो रिजल्ट आए उसको फिर जनरलाइज कर सकते हो। ये नहीं होना चाहिए कि बड़ा सा सैंपल है, तुम उसमें 3 या 4 यूनिट्स ले रहे हो, वो तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अब आई आइडिया? पढ़ो इसको, फीचर्स को पहले पढ़ो अब। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, फीचर्स सेंसस पे आए ना, इस पे आ सकता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ सैंपल? इंडिपेंडेंस, होमोजेनिटी एंड एडिक्वेसी। एडिक्वेसी में सैंपल बड़ा ले लो, होमोजेनिटी में क्या, रिजल्ट जो है वो होमोजेनस होना चाहिए। इंडिपेंडेंस मतलब यू शुड नॉट गेट फोर्स टू सिलेक्ट 2 सैंपल्स 2 यूनिट्स एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब कोई भी सैंपल ले लिया, इट मस्ट नॉट फोर्स यू टू टेक अनदर सैंपल। इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, इंडिपेंडेंटली आप सिलेक्ट चूज करो कोई भी यूनिट। ठीक है, और पहला क्या था? बेटर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, राइट? टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, फर्स्ट वन इज रैंडम सैंपलिंग। First one is random sampling. First one is what? Random sampling. Suppose इसमें आप इधर देखो, इसमें होता क्या है रैंडम सैम्पलिंग में और कैसे होता है, इधर इधर फोकस करो। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज पॉपुलेशन, इट हैज 100 यूनिट्स। कितने यूनिट्स है? 100 यूनिट्स। इसमें से आपको क्या करना है? 10 यूनिट्स को सिलेक्ट करना है। हर किसी के कितने चांसेस होंगे? 1/100। ठीक है, यानी ईच एंड एवरी आइटम in this population has equal chances of getting what? ना, इक्वल चांसेस हर किसी को 1/100 है। एक तो ये फीचर है। दूसरा, सैंपल जब हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, एक तो हर किसी को इक्वल चांस है। रैंडम सैम्पलिंग होती कैसे है? तो 2-3 तरीके हैं। एक तरीका रहता है पॉट में नंबर्स डालो ना, पॉट में स्लिप डालो, कोई भी स्लिप उठेगी, उसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा है कुछ टेबल्स बने हैं, टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल टिपेट्स टेबल है, उसने क्या किया? टेबल बनाया। सपोज आपके पास 100 यूनिट्स है। कितने यूनिट्स है? 100 यूनिट्स है। टिपेट ने क्या किया? 4 डिजिट का टेबल बनाया, मतलब ऐसे टेबल बनाए 0000 0001 0002, समझे? 003, ऐसे यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर लिख दिया 0072। ठीक है, मतलब आप इसने क्या किया? सारे के सारे जितने भी आपके पास क्या होंगे, सपोज 100 यूनिट्स है, इन 100 यूनिट्स का इसने क्या बनाया? एक टेबल बनाया। फिर अगर आप इस सीक्वेंस से चलोगे, जैसे पहला क्या आएगा? 0000, मतलब कोई भी सैंपल, कोई भी यूनिट निकालना नहीं है। फिर सेकंड नंबर क्या है? तो 69 मतलब जो 69 नंबर होगा यूनिट का वो निकालो। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? सिमिलरली 0073, फिर 0073 नंबर वाला निकालो। मतलब क्या होगा? आपके पास फॉर एग्जाम्पल 100 डिवाइसेज है।
क्या है 100 डिवाइसेस आपके पास है, यहाँ पे 100 डिवाइसेस है, 100 डिवाइसेस पे हर किसी डिवाइस पे हमने स्लिप एक रखी है, इस पे लिखा है 001 002 003, हर किसी पे रखा है। अब तुमने टेबल लाया, टिपेट से एक टेबल लाया, अब टेबल या तो तुम वर्टिकली पढ़ सकते हो या तो हॉरिजेंटली पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल तुमने ये नंबर निकाला पहला 0001, इस फोन को, इस स्मार्टफोन को मैंने सिलेक्ट किया। दूसरा नंबर क्या है 0069, फिर इस रो में जो 69th वाला स्मार्टफोन होगा उसको निकाला। थर्ड नंबर क्या है 0073, फिर 73 वाला स्मार्टफोन निकाला। ऐसे करके तुम्हें 10 यूनिट्स निकालना है। एक तरीका ये है। दूसरा, कभी कभार रैंडमली कंप्यूटर पे क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर को कमांड दे दो कि पिक ए नंबर फ्रॉम 1 to 100। फॉर एग्जाम्पल पिक ए नंबर फ्रॉम 1 to 100, कोई भी नंबर पिक कर लो, वो कोई भी नंबर पिक कर लेगा, आपको यहां से वो स्मार्टफोन उठाना पड़ेगा। कुछ समझे? सच दैट कि ईच एंड एवरी आइटम हैज व्हाट इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। तो 3 तरीके, पहला पॉट में सारे के सारे क्या डाल दो, स्लिप्स डाल दो और उसमें से 10 उठाओ, ठीक है। दूसरा क्या है टिपेट्स टेबल, 100 स्मार्टफोन है, 100 स्मार्टफोन्स पे क्या रखो, स्लिप रखो, उनके ऊपर 1 2 करके 100 रहेंगे। यहाँ टेबल को वर्टिकली पढ़ो। पहला नंबर क्या है 001, इसमें से एक उठा लिया। दूसरा क्या है 0069, तो 69 नंबर उठा दिया। 0073, तो 73 वाला स्मार्टफोन उठा दिया। ऐसे करके कितने उठाओ, 10 उठाओ। या थर्ड होगा, कंप्यूटर में क्या होगा, कोई भी नंबर जनरेट होगा, यू हैव टू सिलेक्ट एनीवन। कोई भी नंबर होगा, 73 है तो 73 वाला स्मार्टफोन उठा दो। ऐसे करके तुम्हें 10 यूनिट्स को उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। टेल मी व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, इसके क्या मेरिट्स है? और कोई भी बायसनेस, और रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं इससे, बेटर हो सकते हैं ना। कैसे बेटर हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये वही एग्जाम्पल ले लो, अगर 60 स्टूडेंट्स है या 100 स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल 90 इसमें एक्स है एंड 10 बच्चे इसमें वाई है। डोंट यू थिंक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो तुम्हारा सैंपल होगा वो बेटर रिप्रेजेंट किसको करेगा, मतलब एक्स को करेगा। मतलब इन द सेंस जब आप 10 यूनिट लोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम्हें खाली एक्स ही मिलेगा। मतलब रैंडम सैम्पलिंग में जो पॉपुलेशन का जो फीचर होगा, डोमिनेंट फीचर होगा, वो हर हमेशा किस में रिप्रेजेंट होगा, किस में दिखेगा, वो सैंपल में भी दिखता है। अब इसका लेकिन डिमेरिट क्या है, रैंडम सैम्पलिंग का क्या डिमेरिट है और कैसे डिमेरिट, पहले लिखो, मैं समझा दूंगा एक करके। लिखो, इट इज दैट सैम्पलिंग मेथड इन विच it is that sampling method in which each and every item of the universe it is a sampling method in which each and every item of the universe has equal chance of being selected in a sample. It is that method of sampling. It is a sampling method in which each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample. ठीक है, क्या लिखा पढ़ो। Item of the universe has equal chance of being selected in the sample. Next point, there is equal probability of every item. There is equal probability for every item of the universe. There is equal probability for every item of the universe. There is equal probability for every item of the universe being selected in the sample. There is equal probability for every item of the universe being selected in the sample. Next point. This method is impartial and economical. This method is impartial and economical. सस्ता भी है और impartiality भी है. This method is impartial and economical. ठीक है, इट इज डन थ्रू 3 methods. It is done through 3 methods. It is done through
3 मेथड्स, ठीक है। पहला लॉटरी, लॉटरी मेथड, पहला इज व्हाट, लॉटरी मेथड। अब समझ में है ना लॉटरी क्या है? पॉट होगा, नंबर्स हो गए, कोई भी उठाओ, उसको कहते हैं लॉटरी मेथड। सेकंड, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, टेबल ऑफ व्हाट, रैंडम नंबर्स। अभी दिखा दूंगा वो भी। टेबल ऑफ रैंडम, हॉरिजेंटली पढ़ सकते हो या वर्टिकली, जो भी नंबर लिखा होगा उस सैंपल को उठाओ, ठीक है। थर्ड, कंप्यूटर जेनरेटेड नंबर्स, कंप्यूटर जेनरेटेड नंबर्स, कंप्यूटर जेनरेटेड नंबर्स, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट में फिर से बताता हूं इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक सैंपल लेना है, यहां पे 100 यूनिट्स है, आपको 10 यूनिट्स का सैंपल लेना है। आपने जब ए उठाया ना, यू शुड नॉट गेट फोर्स टू सिलेक्ट बी, कहने का ये मतलब है। अगर आपने ए यूनिट उठाया, यू शुड नॉट गेट फोर्स टू सिलेक्ट व्हाट, कुछ समझे? फिर इंडिपेंडेंस कहां हुई? फिर ऐसे भी समझ सकते हो, बट पॉइंट ये है कि अगर आपने ए उठाया, यू शुड नॉट गेट फोर्स टू डू व्हाट, टू सिलेक्ट बी। फिर फायदा क्या रैंडम से, मतलब रैंडम सिस्टम का क्या फिर फायदा है? कुछ समझे? इंडिपेंडेंस का यही मतलब है। अगर आप एक यूनिट उठा रहे हो ना, दूसरा यूनिट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जरूरी। मतलब जब हम क्या करते हैं लॉटरी में, हम क्या करते हैं ना, शफल करा। शफल का काम क्या है? शफल का काम है हर किसी यूनिट को क्या मिले, इक्वल चांस मिले। एक इंडिपेंडेंट वे से आप उनको उठाओ। यू शुड नॉट गेट फोर्स्ड। अगर आप ए यूनिट को उठा रहे, यू शुड ऑल्सो सिलेक्ट बी। मतलब अगर आपने ए को रखा किसमें, सैंपल में, आपको बी को भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज समझ? इंडिपेंडेंट ऐसे समझो। अब देखो, मैं टिपेट्स टेबल दिखा दूंगा। जहां पे आपने क्या लिखा, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स ना, उसमें ब्रैकेट में लिखो टिपेट्स टेबल, टिपेट्स टेबल, टिपेट्स टेबल। टिपेट्स टेबल देखो, ये कुछ 4 डिजिट के नंबर्स है। कुछ समझे मैं क्या कह, ये बहुत बड़ा नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते यहाँ पे 10,000 आइटम है। कितने आइटम है? 10,000। कितना बड़ा सैंपल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, कितने है? 9 5 जा 45 सैंपल आपको लेना है। तो आपके पास जितने भी यूनिट होंगे ना, उसको ऊपर क्या लिखो, नंबर पहले लिखो, 0001 0002, ऐसे नंबर लिखते जाओ। बीच में बड़ा एक टेबल होगा, कोई भी रो उठाओ। जैसे मैंने ये रो उठाया, अब क्या लिखा है? 2952। अब जो जितने भी आपके पास 10,000 यूनिट है जिनके ऊपर नंबर्स लिखा है, तो ये वाला 2952 नंबर वाला उठाओ। 3625 लिखा है, वो वाला उठाओ। 3435 लिखा है, वो वाला उठाओ। कुछ समझे? बस इसने एक टेबल बनाया था सच दैट कि आप अच्छे से क्या करो, हर किसी को एक इक्वल चांस मिले ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। अब आइडिया समझ? अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका, रैंडम सैम्पलिंग का, क्लावेन्यू का? सबसे बड़ा जो डिमेरिट है, सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है रैंडम सैम्पलिंग मेथड का? जैसे फॉर एग्जांपल यही पॉइंट है। देखो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार होता है कि एग्जैक्टली कभी कभार, फॉर एग्जाम्पल ये बताया भी तुम लोगों को मैंने, 100 यूनिट्स है, पॉपुलेशन है, एक्स के 90 यूनिट्स है, वाई के 10 यूनिट्स है। आपको लेने 10 का सैंपल। डोंट यू थिंक कभी कभार सारे के सारे क्या होंगे, कभी कभार सारे के सारे क्या होंगे वाई? तो कोई वो नहीं है, मतलब कोई भी आपके पास श्योरिटी नहीं है कि सैंपल जो होगा बेटर होगा। बट इट जस्ट अ वे आउट। इसका यही सबसे बड़ा डिमेरिट है कि जो हावी वेरिएबल होगा वही आपके सैंपल में सबसे ज्यादा दिख पाएगा, या जो सबसे कम भी हो सकता है वही क्या, दैट इज व्हाई देयर इज पर्पसिव सैंपलिंग। आप जानबूझ के सैंपल ऐसे चुनते हो, खुद ही चुनते हो, ताकि वो बेटर क्या हो, बेटर रिप्रेजेंटेशन हो। मैं ऐसे अगर मेरे को फिर से 10 यूनिट लेना, मैं जानबूझ के 9 इसके लूंगा, एक इसका, जानबूझ के। दैट इज व्हाट पर्पस, ताकि मेरा सैंपल बेटर रिफ्लेक्ट हो। आवाज समझ गया? आइडिया सबको समझ में? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो इसमें मेरिट्स। इसको खत्म करेंगे, मेरिट्स। मेरिट्स लिखो, दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। दिस मेथड
यम साथ हज ना गसा यम साथ चीर से तुला वहां कुछ मेथड अब यूज होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लॉटरी मेथड आप समझे 100 200 बनते होंगे कोई भी नंबर उठ गया तो वो सिलेक्टेड ठीक है और दूसरी बात इसमें अब दो टाइप्स है एक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट विद रिप्लेसमेंट मतलब आपने लॉटरी में से एक नंबर उठाया फिर से उसी में भर दिया तो कभी कभार एक ही नंबर बार बार कुछ समझे इधर 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 फोकस करो पॉट है पॉट में 100 नंबर्स है आपने एक नंबर उठाया 56 आया ठीक है 56 उठाया 56 नंबर आपने लिखा फिर से उसको किस में डाल दिया पॉट में डाल दिया क्या चांसेस है अब 2 to the 50 नंबर 56 नंबर फिर से आ सकता है कुछ समझे इसको कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो फिर से डाल रहे हो उसी में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब आपने एक नंबर निकाला फिर उसको वापस नहीं डालना पड़ता ठीक है इसको खाली लिख दो लिखो टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी में मोस्ट प्रोबेबली इसको पढ़ेंगे हम अभी बस लिख के रखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट ठीक है आज के लिए काफी है
कल आपका टेस्ट होगा, हाँ ये याद रखना, कल आपका प्रॉपर टेस्ट होगा। तीजो कितने घंटे का एफए का पेपर होता है? 2 घंटे का और 120 क्वेश्चन। क्वालिटेटिव है बट क्वालिटेटिव को खाली डेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है। हाँ, कितने में किया?